हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं 10th क्लास इकोनॉमिक्स में, और हमारे चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। प्रीवियस चैप्टर में हमने मनी और क्रेडिट के बारे में किया था, और ये किया था कि हाउ मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बैंक्स या आरबीआई, इन सभी के बारे में किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में किया था। अभी नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन, और वो ग्लोबलाइजेशन है उसके साथ साथ हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की है वो कैसे जुड़ी हुई है, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी को मतलब डेवलप कर रहा है या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, हम ये सब कुछ इस लेसन में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण है क्या। देखो, वैश्वीकरण मतलब जब एक कंट्री दूसरे देश के साथ जुड़ जाती है, मतलब हम जो है एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रीज आपस में जुड़ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन। यहाँ पे रैपिड इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? कंट्रीज का हो रहा है। अलग अलग कंट्रीज का क्या बढ़ रहा है, आपस में इंटीग्रेशन बढ़ रहा है एंड इंटरकनेक्शन उनका बढ़ रहा है। मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन विद इन कंट्रीज एट ग्लोबल लेवल। मतलब ये अलग अलग देशों का कनेक्शन है, ये जुड़ता जा रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर। देखो, ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली ग्लोबलाइजेशन किसके कारण हुआ है? ट्रेड के कारण हुआ है। अभी हम ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एंशिएंट टाइम में भी जो हमारा ट्रेड था वो विद अदर कंट्रीज के साथ था, बट वो इतने बड़े लेवल पे नहीं था। पिछले 3 और 4 डिकेड से ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज कैसे किया जाता था, ठीक है। In ancient time, trade in India was existed since ancient period. अगर हम इंडिया के ट्रेड की बात करते हैं तो प्राचीन समय से ही ट्रेड होता था। आपने सिल्क रूट का नाम सुना होगा ना, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, ठीक है। इस रेशम मार्ग के जरिए क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ये सेंट्रल मतलब चाइना से सेंट्रल एशिया होता हुआ जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये लिंक करता था रूट। तो यहाँ से मतलब हमारे इंडिया का जो मोस्टली, देखो ना, इसका नाम सिल्क के ऊपर पड़ा है ना, सिल्क रूट। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? सिल्क थी। तो इससे जो है व्यापार किया जाता था, पर वो व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर नहीं था जैसे कि विद इन हम कर रहे। Until 20th century, production was organized within a country. मतलब 20th century का मतलब क्या है? 2001 मतलब से 1901 से लेकर 2000 तक, ठीक है। जो टाइम पीरियड है हम उसे क्या कहेंगे? 20th सेंचुरी कहेंगे। अभी 20th सेंचुरी में क्या होता था? प्रोडक्शन जो होता था वो एक कंट्री के अंदर अंदर ही होता था, मतलब बड़े लेवल पे नहीं होता था। मतलब उस टाइम की जो हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? एक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन, जिस वस्तु का प्रोडक्ट, अभी चाय है, चाय का उत्पादन चाइना में हो रहा है तो वो चाइना में ही होता था, ठीक है। धीरे धीरे फिर उन चीजों को, जैसे कॉलोनाइजेशन आ गया तो मतलब ये प्रोडक्शन विद इन अ कंट्री होना स्टार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अभी जो है ट्रेड किया जाता था इंडिया में, मतलब हमारा जो इंडिया है या पहले जो ट्रेड किया जाता था वो व्यापार किसमें किया जाता था? पहले व्यापार किया जाता था रॉ मटेरियल में, या तो कच्चा माल जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाता था, दूसरी कंट्री में उस माल को यूज करके मतलब कोई भी प्रोडक्शन किया जाता था, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता था, फिर वो फर्दर उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता था? फिनिश्ड प्रोडक्ट को बेचा जाता था। तो ट्रेड किसका होता था? रॉ मटेरियल का होता था या फिर फूड स्टफ का। फूड स्टफ से आप समझ गए होंगे ना, जो खाद्य पदार्थ है उनका। और यहाँ पे हम एक जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, पिछले लेसन में हमने कर लिया था सेकेंड लेसन में कि व्हाट आर फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब कच्चे माल से जिन वस्तुओं को उत्पादन कर कर हम अंतिम वस्तुएं बना देते हैं जो मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाती है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, फिनिश प्रोडक्ट। तो पहले ट्रेड इन्हीं 3 चीजों में किया जाता था, मतलब ट्रेड जो था वो ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होता था। इंडिया क्या करता था, इंडिया एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल। आपने मतलब हिस्ट्री में 8th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो कॉटन है, मसलिन का जो कपड़ा है, सिल्क है, ठीक है, ये कपड़ा कहाँ से, इंडिया में ही बनकर जो है हम क्या करते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे इनकी बहुत डिमांड थी। बट धीरे धीरे जो है जो कैलिको एक्ट लगा उसके बाद क्या हो गया कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया से क्या ले जाते थे, रॉ मटेरियल ले जाते थे। मतलब हमारे यहाँ का कॉटन जो था वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का था, वो जो है ब्रिटेन में जाता था, वहां पे मैनचेस्टर में कपड़ा बनके इंडिया में आता था। मतलब क्या हो गया, हम किस में एक्सपोर्ट करने लगे, रॉ मटेरियल में, और इंपोर्ट क्या हो गया हमारा, फिनिश्ड गुड। मतलब हमने उनको रॉ मटेरियल, मतलब हमने उनको कपास का एक्सपोर्ट कर दिया, निर्यात कर दिया, वहां पे कपास से कपड़ा बनकर भारत में आके बेचने लगे। तो वो जो कपड़ा बनके तैयार हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, फिनिश गुड्स कहेंगे। तो इस तरह से प्राचीन समय में हमारा क्या होता था, व्यापार होता था, ट्रेड होता था। मतलब ये जो ट्रेड था ये इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता था। आगे अगर हम देखते हैं एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी जो एमएनसीज है वो सेटअप होने लगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में एमएनसीज सेटअप होने लगी। अभी एमएनसीज होती क्या है, देखो, हैव एमर्ज अक्रॉस द वर्ल्ड, एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। एमएनसीज का मीनिंग क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। नेशनल कंपनी मतलब एक राष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में अपने जो हेडक्वार्टर्स है वो क्या कर, अपने जो हेडक्वार्टर नहीं आएगा, अपनी कंपनी जो है वो सेटअप कर रखी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब विद इन द, मतलब अलग अलग कंट्रीज में। कंपनी दैट ओन और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री की ये वो कंपनी होती है जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है एक से ज्यादा देशों में। एक देश में अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है तो हम उसे क्या कहेंगे, नेशनल, ठीक है ना। नेशनल का मतलब होता है, नेशनल कंपनी कौन सी होती है, वन कंट्री में जो क्या करती है, प्रोडक्शन, ठीक है ना, वन कंट्री में, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेशनल कंट्री। मल्टीनेशनल कंट्री वो होती है जो मोर देन वन कंट्रीज में अपना क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। क्लियर। अभी मल्टीनेशनल कंपनीज के जैसे कि एग्जाम्पल है पेप्सी है, ठीक है ना, एप्पल है, तो ये क्या करती है, इनकी जो कंपनीज है अलग अलग मतलब कंट्रीज में इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप कर रखी है और वहां पे अपना प्रोडक्शन ये करती है। अभी देखेंगे एमएनसीज कैसे काम करती है। देखो, एमएनसीज वर्क एज अ एजेंसीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एमएनसी एक एजेंसी की तरह काम करती है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरे ग्लोबल वैश्विक स्तर पर ये क्या करती है, इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप कर रखी है और एक एजेंसी की तरह ये काम करती है। अभी इसके तहत क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट थ्रू दिस, ठीक है ना। अभी ये प्रोडक्शन करती है तो इसकी सहायता से क्या हो जाता है, किसी भी वस्तुओं की जो कीमत है वो कम हो जाती है। क्लियर। अभी ये देखो क्या है कि अभी एक कंपनी है अमेरिका में, अगर उसका हेडक्वार्टर है तो वो ये देखेगी कि अमेरिका में उसने उसका डिजाइन तैयार कर लिया है, ठीक है ना, डिजाइन अमेरिका में बन रहा है, उसके कुछ पार्ट्स बन रहे हैं चाइना में, कुछ पार्ट्स बन रहे हैं कहाँ पे, इंडिया में। तो ये क्या दिखा रहा है कि एमएनसीज ने अलग अलग जगह पे अपनी कंपनी इसलिए सेटअप कर रखी है कि उसे अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको उस प्रोडक्ट बनाने में क्या लगे, बहुत ही कम लागत लगे, मतलब उसका कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कम आए, ठीक है। तो इसीलिए कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों में कंपनी सेटअप की है ताकि वो चीप लेबर और रिसोर्सेज जो है वो यूज कर सके। अभी ये देखो चाइना है, इंडिया है, यहाँ पे लेबर जो है बहुत सस्ते में प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कई बार ये एमएनसीज ये भी तो देखते हैं ना कि रॉ मटेरियल कहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर।
अभी मान लो कि अगर अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, और उसने चाइना में सेटअप कर रखी है अपनी कंपनी, तो वो किसके लिए, लेबर के लिए कर रखी होगी, या फिर चीप लेबर के लिए, या फिर रॉ मटेरियल के लिए। इसी तरह वो इंडिया में मतलब वो ये देखती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ पे है। अब ये देखो गुड्स और जो सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, ग्लोबली, वैश्विक लेवल पे गुड्स और सर्विस है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है। अभी इसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर चाइना है, चाइना क्या प्रोवाइड करता है, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, मतलब वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो हमें क्या मिल जाता है, या लेबर है, बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाता है। मैक्सिको उस कंपनी के लिए क्या, मैक्सिको और जो ईस्टर्न यूरोप है उस कंपनी के लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्लोजनेस टू मार्केट, ठीक है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है वो मार्केट के क्या है, नजदीक है, मतलब यूएसए की मार्केट है, ये यूरोपियन मार्केट हम बोलेंगे, तो उन कंट्रीज के लिए ये क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, मतलब यहाँ सभी जगह से माल बनकर रेडी होकर कहाँ चला जाता है, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, सारे पार्ट्स बन के यहाँ पे चले गए, यहाँ पे वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ से उन्हें मार्केट क्या मिल गई, बहुत नजदीक मिल गई। अभी इंडिया क्या प्रोवाइड करता है इन लोगों को, ठीक है, इंडिया प्रोवाइड करता है स्किल्ड इंजीनियर्स, मतलब हमारे इंडिया में अदर कंट्रीज से ज्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स हैं एंड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, ठीक है, हमारे इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने कस्टमर केयर के बारे में सुना होगा, तो हमारा इंडिया जो है, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बैठे बैठे अदर कंट्रीज के लिए एज अ कस्टमर केयर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो है वो बहुत ही ज्यादा मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा एमएनसीज की एमएनसीज कैसे वर्क करती है। आगे देखेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, मतलब जो प्रोडक्शन है उसको दूसरे कंट्रीज के साथ कैसे इंटरलिंक किया गया है। लिंक करना मतलब होता है जोड़ना, आपस में कैसे जोड़ा गया है। तो देखो सबसे पहले हम इसी में करेंगे कि कंडीशन रिक्वायर्ड टू सेटअप एमएनसीज। देखो जब भी हमने इंटरलिंक की बात आ रही है तो एमएनसीज कैसे इंटरलिंक करती है, तो एमएनसीज की बात हो रही है, तो एमएनसीज ने मतलब ग्लोबल लेवल पे अपनी जो कंपनी है वो क्यों सेटअप की, क्या कारण है उसके पीछे, ठीक है। सबसे पहला कारण क्या है, क्लोजनेस टू मार्केट, हमने यहाँ पे कर लिया था क्लोजनेस टू मार्केट। सेकेंड रीजन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, मतलब ये अदर कंट्रीज में अपनी कंपनी इसलिए सेटअप करती है क्योंकि वहां पे उन्हें एक स्किल्ड लेबर मिल जाता है, और वो स्किल्ड लेबर भी बहुत ही लो कॉस्ट पे इन्हें मिल जाता है, मतलब एक चीप रेट पे इन्हें स्किल्ड लेबर मिल जाता है। देखो कोई भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उस पे अगर मजदूर भी कम पैसा ले रहे, रॉ मटेरियल भी सस्ते दाम में मिल जाता है, तो वो वस्तु की कीमत जो होती है ना वो एक रीजनेबल रेट बन जाती है, मतलब वो ज्यादा महंगी भी नहीं होती, और इससे क्या होता है इन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अभी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की गई है, ठीक है ना, हर एक कंट्री की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जो उन कंपनीज को क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि हमने पीछे किया था कि हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, जो गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखी है इन कंपनीज के लिए, तो ये देखता है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है एमएनसीज के लिए फेवरेबल है या नहीं है। जहाँ पे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल होगी एमएनसीज वहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करने में कामयाब हो जाती है। दैट लुक आफ्टर एमएनसीज इंटरेस्ट, मतलब ये एमएनसीज के इंटरेस्ट की पूर्ति करते हैं या नहीं करते। देखो कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, लिबरल होती है, ठीक है ना, कई बार कुछ मामले में ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होती है, ठीक है। अभी एमएनसीज क्या करती है, एमएनसीज सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। एमएनसीज क्या काम करती है, एमएनसीज अपने ऑफिसेज क्यों सेटअप करती है, फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन करना है उसे। द मनी दैट स्पेंड टू बाय एसेट,
और एमएनसी जो इन प्रोडक्शन करने के लिए, कंपनी सेटअप करने के लिए जो पैसा लगा रही है, मतलब वहाँ की एसेट्स खरीदने में, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए जब कोई एमएनसी दूसरी कंट्री में पैसा लगाती है तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? द मनी दैट एमएनसी स्पेंड टू बाय एसेट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अभी यहाँ पे बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। जितनी भी एमएनसीज है, फॉरेन कंपनीज है, जब वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है किसी दूसरे कंट्री में तो हम उसे क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है थ्रू वेज थ्रू विच एमएनसीज कैन डू इन्वेस्टमेंट। एमएनसीज इन्वेस्टमेंट कैसे करती है? ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या काम करती है, क्या क्या फंक्शन करती है। ways through which MNCs, multinational companies or multinational corporation do investment। ठीक है, MNCs जो है कैसे इन्वेस्टमेंट करती है। अब हम ये करेंगे इसमें कि किस तरह से अदर कंट्रीज में MNCs अपने आप को किस तरह से सेटअप करती है और उसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करती है। तो वो कैसे अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। सबसे पहला इसमें आ जाता है पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। एमएनसीज क्या करती है? एमएनसीज पार्टनरशिप करती है दूसरी लोकल कंपनीज के साथ। मतलब वो क्या करती है कि उस मतलब जो भी लोकल कंपनीज है उसको कहती है कि हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप करेंगे। तो वो एमएनसीज क्या करेगी? उसको सपोर्ट करेगी, है ना, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी, अपनी पूंजी लगाएंगी। तो लोकल कंपनी तैयार हो जाती है पार्टनरशिप से, ताकि प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे बढ़ाया जाए। और एमएनसी पार्टनरशिप लोकल कंपनीज के साथ इसलिए भी करती है क्योंकि लोकल कंपनी की उसी कंपनी में, उसी कंट्री में अपने कस्टमर्स बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होते हैं। तो इन्हें एमएनसीज जब पार्टनरशिप करती है तो इन्हें अपने कंज्यूमर जो बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट वो क्या करती है? वो यूज करती है यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई। मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एमएनसीज उसमें इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, सारा प्रोडक्शन है वो एमएनसीज के कंट्रोल में हो रहा है। बट वो लोकल कंपनी को क्या कहेगी कि इस प्रोडक्शन का, इस प्रोडक्ट की सप्लाई कौन करेगा? लोकल कंपनी करेगी। क्योंकि कंज्यूमर्स किसके ज्यादा है? लोकल कंपनी के बने हुए हैं ऑलरेडी कंज्यूमर्स। तो वो ये देखेगी कि सप्लाई कौन करेगी? लोकल कंपनी करेगी। नेक्स्ट जो है, जो मोस्ट मतलब ज्यादा बड़े लेवल पे अगर हमने देखा है ना, मोस्ट कॉमन रूट जो है एक एमएनसी जो है वो करती है, स्प्रेड करती है अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है? बाय बाइंग मतलब ये रूट सबसे ज्यादा चुनती है एमएनसीज अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये उसके 3 तरीके हैं। ठीक है, वो क्या कर लेती है? कई बार लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। तो इस तरह से अभी नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आ जाता है, हाउ डज MNCs spread their production।
देखो सेम पॉइंट ही आ जाते हैं इसमें। एमएनसीज अपना प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड करती है, वो पार्टनरशिप कर रही है लोकल कंपनीज के साथ, लोकल कंपनीज को यूज कर रही है सप्लाई के साथ, सप्लाई करने के लिए, तो इसी तरीके से इनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है सेम, ठीक है। बट उसका जो मेन रूट क्या है, मेन रूट क्या है, वो वहां की लोकल कंपनी को खरीद लेती है। देखो लोकल कंपनी ने वहां पे ऑलरेडी अपनी मार्केट सेटअप कर लिया, अपने कंज्यूमर बना लिए हैं, खुद को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लिया है। तो एमएनसी यही देखती है कि हम उस लोकल कंपनी को क्या करें, खरीद ले, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो उसे क्या कर सके, एक्सपेंड कर सके, ठीक है, टू एक्सपेंड देयर प्रोडक्शन। अभी इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कारगिल फूड्स, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है कारगिल फूड्स का। अभी ये देखो कारगिल फूड जो है वो एक अमेरिकन एमएनसी है, मतलब ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। नाम तो आपको नाम से ये पता चलेगा कारगिल, ठीक है ना, कारगिल के नाम से ये लगेगा कि ये एक इंडियन कंपनी है, बट ये एक इंडियन कंपनी नहीं है। ये कौन सी कंपनी है, ये एक अमेरिकन कंपनी है। अभी इस अमेरिकन कंपनी ने जो है हमारे इंडिया की जो कंपनी थी एक परक फूड्स, ठीक है ना, कौन सी कंपनी को खरीद लिया, परक फूड्स, परक, ठीक है, इसने परक फूड को खरीद लिया। अभी परक फूड क्या थी, हमारी इंडिया की एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, जिसने पहले से ही इंडिया में अपनी मार्केट बना रखी थी, अपने कंज्यूमर सेटअप कर रखे थे, और एक ये वेल एस्टेब्लिश कंपनी थी इंडिया की। कारगिल फूड्स ने क्या देखा, इस अमेरिकन एमएनसी ने क्या देखा कि इंडिया में, मतलब अगर हम इस कंपनी को खरीदते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये बहुत ही बड़े लेवल पे अपने आप को सेटअप कर सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, क्योंकि परक फूड्स जो थी ये एक ऑयल प्रोड्यूसिंग बहुत ही बड़ी कंपनी थी, ठीक है, मतलब इंडिया में जो है ऑयल प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए कारगिल कंपनी ने परक फूड को क्या कर लिया, खरीद लिया। परक फूड को खरीद लिया तो उन्होंने क्या कर लिया, अपनी मार्केट, बनी बनाई मार्केट इन्हें मिल गई, जिसके कारण जो कारगिल फूड है वो इंडिया की नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई है। क्लियर? तो कारगिल का जो फूड है वो कैसी कंपनी है, इट इज एन एमएनसी, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। अभी इसमें हमारा जो है नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसी में कि हाउ डज एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन, तो ये हमारा हो गया 2-3 पॉइंट। अभी ये आगे ये देखो ये क्या करती है, आगे ये क्या करती है कि प्लेस देयर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स को क्या करती है, प्लेस करती है विद इन लोकल कंट्री। क्लियर? अभी ये क्या कर रही है, ये अपने ऑर्डर जो है प्लेस कर रही है प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो जो है लोकल कंपनी है या स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स नहीं होते, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है, तो वो अपने ऑर्डर्स किसको देती है, स्मॉल प्रोड्यूसर को देती है, लोकल कंपनी को ऑर्डर दे देती है कि इस वस्तु का प्रोडक्शन करना है, वो लोकल कंपनी उसको क्या करती है, प्रोडक्शन करके देती है, ठीक है। अभी वो प्रोडक्शन जब करके देती है, वो प्रोड्यूस करती है, तो उसके ऊपर जो ब्रांड लगती है एंड सेल, तो मल्टीनेशनल क्या करेगी, बेचेंगे तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स, पर उसके ऊपर जो ब्रांड होती है उसका टैग जो है वो किसका लगा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी का, एंड सेल्स अंडर देयर ओन ब्रांड। प्रोडक्शन कौन कर रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर कर रहे हैं, लोकल कंपनीज कर रहे हैं,
बट जब माल बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो किसका लगा हुआ है? एमएनसीज का। क्लियर? तो इस तरह से एमएनसीज अपना प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि जो एमएनसीज है उसकी पावर किसके हाथ में होती है? एमएनसीज के। पावर ऑफ डिटरमाइनिंग प्राइजेस। देखो कोई भी वस्तु की कीमत डिटरमाइन करनी है, उसकी जो क्वालिटी है, प्राइस है, क्वालिटी है, ठीक है ना, कीमत है, कीमत को कौन डिसाइड करेगी? एमएनसीज डिसाइड करेगी। अभी इसकी जो क्वालिटी है उसको एमएनसीज डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इस तरह से एमएनसीज के पास क्या है? पावर है कि वो उस वस्तु की कीमत है, क्वालिटी है, उसकी कहाँ पे कैसे उसको यूज करना है, कितना लेबर उसमें लगाना है, लेबर कॉस्ट, ठीक है ना, लेबर को कितनी कीमत देनी, सब कुछ जो है वो कौन डिसाइड करती है? एमएनसीज डिसाइड करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है? डिसाइड करती है और इस तरह से ये प्रोडक्शन करती है। अभी ये तो हो गया हमारा एमएनसीज का कि वेज थ्रू विच एमएनसीज कैन डू इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर हाउ डू एमएनसीज स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। अभी इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉरेन ट्रेड, क्योंकि अगर हम एमएनसीज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है? फॉरेन ट्रेड हो रहा है। फॉरेन जो कंपनी है, ठीक है ना, वो अलग अलग लेवल पे क्या कर रखी है?